अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे काफ़ी सारे लेक्चर्स हो सकते हैं, उस पर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी डिटेल्ड है। लेकिन जो स्टार्ट में जिन टॉपिक से हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो है चार्जेस, और वो है कूलम्स लॉ, और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आप इन दो लफ्ज़ों को तोड़ें, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रो से बनता है चार्जेस। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी बनती है चार्जेस से, और स्टैटिक्स यानी कि एट रेस्ट, यानी ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पे होते हैं, तो उनसे जो फिजिक्स की ब्रांच जो डील करती है उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें चार्जेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात चार्जेस के बारे में, कि चार्जेस किसी भी बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं। अगर आपसे कोई एमसीक्यू में पूछे कि चार्जेस जो हैं वो किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो आपने जवाब देना है कि वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो चार्ज की अपनी बुनियादी प्रॉपर्टी है, वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात है कि इस कायनात में चार्ज के दो ही टाइप्स हैं, दो ही किस्में हैं। पॉजिटिव, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव और एक को कहते हैं नेगेटिव। उसके अलावा कोई तीसरी किस्म अभी तक आज तक दरियाफ्त नहीं है। फिर चार्जेस एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं, यानी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इस क्वांटिटी यानी कि चार्ज को मेजर करने के लिए जो एसआई में जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो है कूलम्स। इसको हम कूलम में मेजर करते हैं। ये चार्जेस का एक एसआई यूनिट है। इसके अलावा चौथी प्रॉपर्टी जो आपने याद रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि कायनात में द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ चार्ज, जिस पे एक चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, वो है ई, यानी वो है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्स। इससे छोटा चार्ज कायनात में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। और अगर आप ये बेसिकली नेगेटिव 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इसी को अगर आप रिवर्स कर दे साइन को, प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्स, वो एक प्रोटॉन का चार्ज है। तो ये बेसिकली इससे छोटा चार्ज कायनात में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और आपके जितने भी चार्जेस हैं वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹, जिसको हम 1e चार्ज भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास 2e चार्ज भी हो सकता है, 3e चार्ज भी हो सकता है, यानी 3 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। लेकिन 2.5e और 1.5e ये नहीं हो सकता। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, यानी इस वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे इस पे आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक कूलम चार्ज है, आप बताएं ये कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, ये कितने ई से मिलके बना है। तो आप उसको सिंपली इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ में n दरकार है, और वो n Q/E की फॉर्म में हो जाएगा। हमारे पास Q की वैल्यू 1 कूलम है, ठीक है, और E की आपको पता है वैल्यू कितनी है, 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा एक कूलम जो चार्ज है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चार्जेस को समझने के लिए। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या अट्रैक्शन एक शॉर्टेस्ट है एक चार्ज के लिए। यानी इस सवाल का बेसिकली मतलब ये है कि एक बॉडी जो है, ठीक है, वो दूसरी बॉडी से अट्रैक्ट कर रही है, कोई भी चार्ज बॉडी, ठीक है, या कोई भी नॉर्मल मिसाल के तौर पे पीस ऑफ वुड है और दूसरे वुड से पीस ऑफ वुड से अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि दोनों ही चार्ज हैं,
तो इसका बेसिकली आंसर है नो। ज़रूरी नहीं है कि दोनों चार्ज हों, दोनों बॉडीज, बॉडी ए और बॉडी बी दोनों चार्ज हों, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक बॉडी ज़रूर चार्ज होगी इनमें से, लेकिन अगर बॉडी 1 और बॉडी 2 रिपेल कर रही हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों चार्ज हैं। तो बेसिकली इस बात को करने का यहाँ मकसद क्या है, इस बात का ये करने का ये मकसद है कि अगर ये न्यूट्रल हो बॉडी 1 तो बॉडी 2 चार्ज हो अगर, तो ये दोनों अट्रैक्ट कैसे करती हैं? वो ऐसे कि बॉडी 1 में चार्जेस की सेपरेशन हो जाएगी, यानी चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। यानी अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ बॉडी 1 के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा दूर हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो करीब आ जाएगा बॉडी 2 के, और फिर अट्रैक्शन होगी। तो गोया कि एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी से अट्रैक्ट कर सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिकली, लेकिन एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी हरगिज रिपेल नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। और अगर इस क्वेश्चन को हम चेंज करें, इज रिपल्जन अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, तो इसका आंसर चेंज होके यस हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आ सकता है आपके एमसीक्यूज में। अगला जो कॉन्सेप्ट है, अब हमने चार्जेस पे तो बात कर ली, अब हम समझना चाहते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे असर डालता है। यानी कि हम समझना चाहते हैं कि अगर एक चार्ज को दूसरे चार्ज की विसिनिटी में रखा जाए तो वो पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे किस तरह फोर्स लगाएगा, कितनी फोर्स लगाएगा, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो उसको समझने के लिए हमारे पास फिजिक्स में जो कानून है उसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। कुछ चीज़ें जो आपको याद रखना ज़रूरी है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि ये लॉ 1785 में एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर जिनका नाम कूलम था, उन्होंने ये लॉ फॉर्मुलेट किया, और उनका नाम कूलम था और वो फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे। उन्होंने ये लॉ फॉर्मुलेट किया और उस लॉ के मुताबिक 3 बातें हैं। पहली ये कि अगर दो चार्ज को आप रखते हैं, लेट से यहाँ Q1 है और Q2 है, उन दोनों को आपने रख दिया आसपास में, तो उनके दरमियान जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जितनी फोर्स लगाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मिसाल के तौर पे अगर ये 1 कूलम है और ये भी 1 कूलम है, तो एक केस ये है कि दोनों चार्जेस 1 कूलम के हैं, और एक के केस है मैं मैग्नीट्यूड डबल कर दूँ दोनों के, 2 तो इसमें फोर्स 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने की, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, भला किस चीज़ के, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उस पे ये इन्वर्सली, उनके स्क्वायर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का मतलब है, सादा जुबान में अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर इसके दरमियान डिस्टेंस r है और लेट से फोर्स F है, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं और r जो है वो 2r कर दूं, ठीक है, यानी डिस्टेंस मैंने डबल कर दिया, तो मेरे पास फोर्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर के हिसाब से घटनी चाहिए, यानी फोर्स हो जाएगी 1/4। 1/4 किस तरह आया, वो इस तरह आया कि आपने डिस्टेंस 2r हो गया तो उसका स्क्वायर होगा 4r। ठीक है, 4 गुना 2 गुना आपने डिस्टेंस बढ़ाया तो 4 गुना कम होगी, 3 गुना डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो 9 गुना कम होगी, 4 गुना डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो 16 गुना कम होगी। ये उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात डायरेक्शन की, तो 2 अगर चार्जेस हैं, ठीक है,
अगर ये मिसाल के तौर पे आपको पहले डायरेक्शन के लिए ये याद रखना पड़ेगा कि सेम चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस माइनस को रिपेल करेगा और माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। लेट्स टेक अ केस जहाँ पे दोनों रिपेल करते हैं, लेट्स से ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या कहाँ होगी। तो बच्चों याद रखना है आपने कि जो लाइन दो चार्जेस को कनेक्ट कर रही है ना, दो चार्ज हैं तो वो हमेशा किसी लाइन में पड़े होंगे, उनके दरमियान एक लाइन खींची जा सकती है, तो उसी लाइन के अलोंग ही वो फोर्स एक्ट करिए। मतलब अगर हम पॉजिटिव चार्ज को देखें, Q2 को देखें, तो ये Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है बिल्कुल इस लाइन पे है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है वो भी इसी लाइन पे है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्यों है? क्योंकि आपको पता है ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको इस तरफ धकेलेगा, इस तरफ धकेलेगा ये इसको, ठीक है ना। तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ भी एक्ट करता है, ठीक है। यानी न्यूटन थर्ड लॉ, कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो ऑब्वियसली पहली बात ये है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और दूसरी बात है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, उन दोनों के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना। वो जो भी फोर्स है उसका जो भी मैग्नीट्यूड निकलेगा, Q1 जो Q2 पे वो फोर्स लगाएगी, Q2 भी Q1 पे वो फोर्स लगाएगी। यानी अगर Q1 Q2 पे को धक्का दे रही है तो उसी फोर्स से Q1 भी धक्का महसूस करेगी, ठीक है ना। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे एक्ट करेगा कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ठीक है। तो आपने इस बात को भी जहन में रखना है, ठीक है। इसके बाद ये बात तो हो गई कि आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। तो कूलम के मुताबिक प्रोपोर्शनैलिटी में अभी रिलेशन ये है कि फिलहाल ये, तो आपको पता है फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कायम होती है तो उसके अगर हम उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये कांस्टेंट ये है K1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके पास चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है, ठीक है। वो कैसे डिपेंड करती है उसको हम अभी देखते हैं। इस K की वैल्यू वैक्यूम के लिए और हवा के लिए तो लगभग इतनी है। यूनिट्स आप निकाल सकते हैं, यूनिट्स बता कितने होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, पहली बात। और दूसरी बात, इसको अगर हम फर्दर एक्सप्लोर करें इस K को, तो हमें पता चलता है कि ये K इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। 4 पाई आप जानते हैं कांस्टेंट है, पाई आप जानते हैं 3.14 मैथ्स में आपने काफ़ी सुन रखा होगा। तो ये E क्या है, इस E को हम कहते हैं परमिटिविटी, इस E को हम कहते हैं परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी का मतलब यह है कि द एबिलिटी फॉर फील्ड लाइंस टू पास थ्रू अ मीडियम, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितनी परमिटिविटी ज़्यादा होगी फील्ड लाइंस को उतनी दिक्कत होगी मीडियम में पास करने की, ठीक है। और जितनी फील्ड लाइंस आराम से पास करेंगी परमिटिविटी उतनी कम होगी। तो सबसे कम परमिटिविटी जो है वो हमारे पास वैक्यूम या एयर की होती है, वैक्यूम और एयर, ठीक है। इनकी सबसे कम परमिटिविटी होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें सबसे ज़्यादा पास कर सकती हैं। अब जब सबसे ज़्यादा पास कर सकती हैं, आपने देखा कि K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी के, ठीक है। वैक्यूम और एयर की परमिटिविटी सबसे कम है, उसी के अकॉर्डिंग K उनका ज़्यादा हो जाएगा। और जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम जानते हैं कि अगर मीडियम एयर या वैक्यूम हो तो उस केस में आपके पास चार्जेस जो हैं वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे।
अगर आप मिसाल के तौर पे आप कोई उन दोनों दो चार्जेस के दरमियान पानी डाल दें, ठीक है, पानी में दो चार्जेस डाल दें, तो आपके पास जो है परमिटिविटी वो 78 टाइम्स जो है वो परमिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। 78 टाइम्स वो परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और 78 टाइम्स के की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स भी 78 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स हमारे तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक चार्जेस पे, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे, दूसरा उनके डिस्टेंस पे, कम डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा डिस्टेंस कम फोर्स, और तीसरा कि उनके दरमियान कौन सा मीडियम है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करती है। अच्छा, फिर आपने एक बात और याद रखनी है, ये तो परमिटिविटी है, ठीक है, ई। एक होता है ई आर, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, या इसको दूसरे अल्फाजों में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केमिस्ट्री में शायद आप सेकंड ईयर में पढ़ें। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ये कोई नई चीज़ नहीं है। सिंपल जो आपकी परमिटिविटी है, यानी ये चीज़, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं वैक्यूम की परमिटिविटी से, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे वैक्यूम के लिए ये वैल्यू 1 है, ठीक है ना, वैक्यूम के लिए। वाटर की आपको पता है ये वैल्यू 78 है। इस तरीके से मुख्तलिफ मीडियम्स की मुख्तलिफ परमिटिविटी होती है। तो अच्छा, कूलम्स लॉ के आपने कुछ बातें और याद रखनी है, कुछ कंसिडरेशन आपने याद रखनी है कि उसके लिए कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले जो चार्जेस हैं वो हैं पॉइंट चार्जेस। चार्जेस जो हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्ज से क्या मुराद है? पॉइंट चार्ज से मुराद है कि इतने छोटे हैं उनका रेडियस, उनका डायमीटर वो आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर आप कह लें लाहौर से इस्लामाबाद मिसाल के तौर पे कह लें कि एक टेनिस का बॉल अगर एक चार्ज है, ठीक है ना, तो दूसरा टेनिस का बॉल अगर एक कराची में पड़ा है तो दूसरा इस्लामाबाद में पड़ा है। इतनी दूर पड़ा है कि उनका जो डिस्टेंस जब आप मैयर कर रहे होंगे तो आप इनके डायमीटर को इग्नोर कर सकते हैं। यानी मिसाल मतलब सिंपल अल्फाजों में कि बहुत छोटे चार्ज हैं, बहुत ही छोटे चार्ज हैं कि उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी बात, जो डिस्टेंस है वो इनकी बाउंड्री से मैयर करेंगे आप, ठीक है। जो डिस्टेंस जो आर है वो इनकी बाउंड्री से मैयर किया जाता है, ठीक है। और इतना ही कॉन्सेप्ट था, इससे ज़्यादा का कॉन्सेप्ट बिलीव मी नहीं है। इसमें सवाल किस तरह मुख्तलिफ बनाए जाते हैं। आपसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको पढ़ाया है दो चार्जेस के दरमियान फोर्स। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कह सकते हैं कि आपके पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। अब बताएं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको अगर 1 कहूँ, 2 कहूँ और 3 कहूँ, तो ये दूसरा चार्ज है, ये इन दो की वजह से क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आपने परेशान नहीं होना। फोर्स आप जानते हैं एक वेक्टर होता है। अगर आपका वेक्टर वाला चैप्टर बहुत मजबूत है तो आप इन सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। इसमें सिंपल आप क्या करेंगे, आप इस पहले थोड़ी देर के लिए आप तीसरे चार्ज को इग्नोर करेंगे, ठीक है। और फिर आपने समझना है कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये इन दोनों के दरमियान लाइन है तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। ये एक फोर्स है, इसको मैं कह सकता हूँ F1, ठीक है। इस फोर्स को आप मैयर कैसे करेंगे? ऑब्वियसली अगर Q1 है, ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ये फोर्स की F1 की सिंपल वैल्यू ये होगी Q1 Q2, ठीक है ना। Q2 पे हम फोर्स मैयर कर रहे हैं डिवाइडेड बाय इन दोनों के दरमियान जो भी डिस्टेंस है। याद रखिए आपको Q2 और Q1 की वैल्यू दी रखी होगी और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी दिया गया होगा, ठीक है। R12 का स्क्वायर, ये पहली फोर्स होगी, ठीक है। फिर अब आपने थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करना है, ठीक है। और आपने तीसरा जो चार्ज है वो जो उस पर फोर्स लगा रहा है उसको आपने देखना है। आप जानते हैं कि ये फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगाएगा और इसकी वैल्यू अगर मैं इसको F2 कहूँ दूसरी फोर्स को, तो इसकी वैल्यू होगी K Q3 Q2 ओवर R23 स्क्वायर। ये चीज़
ये आपको सब डाटा में प्रोवाइड किया गया होगा, ठीक है। आपको एंगल्स भी प्रोवाइड किए गए होंगे, ठीक है। अब आपके पास सिंपल दो वेक्टर्स हैं, इनको आपने वेक्टर एडिशन से आपने ऐड कर लेना है और आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स के लिए आप जानते हैं, आप ज्योमेट्रिकल मेथड्स आपके पास क्या है, हेड टू टेल रूल है, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरा मशवरा मानेंगे तो मैं कहूँगा कि आप एनालिटिकल मेथड से करें, क्योंकि उससे आंसर आपका हमेशा सही आएगा, ठीक है, एक्यूरेट आंसर आएगा, क्योंकि उसमें आपके पास स्केल पेंसिल वगैरह वो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती, डायरेक्ट कैलकुलेटर इन्वॉल्व होता है। वो आप कैसे करेंगे, वो ऑब्वियसली आपके पास वेक्टर वाला जो चैप्टर है उसमें ये डिटेल्ड तरीके से मौजूद है कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो आगे सारा ये कॉन्सेप्ट है। बाकी कूलम्स लॉ के रिलेटेड कॉन्सेप्ट यही था। आप ऑब्वियसली क्या करेंगे कि आपके पास F1 और F2 के दरमियान का थीटा गिवन होगा, एंगल गिवन होगा। आप F1 का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। ये आप निकाल सकते हैं जो डाटा गिवन होगा। कैसे निकाल सकते हैं वो आप चैप्टर 2 से देखें। फिर आप F2x और F2y निकालेंगे, ठीक है। ये जब आप निकाल लेंगे तो आपको पता है कि रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट होता है वो F1x प्लस F2x के सम के बराबर होता है। फिर आपके पास रिजल्टेंट का y कंपोनेंट भी इस तरीके से आ जाएगा, और फिर जब x और y कंपोनेंट आ जाते हैं तो आप जानते हैं कि आपके पास रिजल्टेंट भी आ सकता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे सिर्फ जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हो जाए तो आप कूलम्स लॉ में किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने थोड़ी सी मिस कर दी वो ये है कि कूलम लॉ के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो उसकी एक कंडीशन ये है कि जो चार्जेस हैं दे शुड बी एट रेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चूँकि चैप्टर है तो कूलम्स लॉ मूविंग चार्जेस पे अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो ये था कूलम्स लॉ। प्रैक्टिस के लिए आप अपने पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसकी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और इजाज़त दीजिए, मेरी तरफ से इतना ही था।